हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास हमने त्रिभुज और उसके सर्वांग समता के बारे में अध्ययन किया था और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग उस क्लास को ठीक ढंग से पढ़े और समझे होंगे। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका नाम है समरूप। क्या नाम है उसका? समरूप। तो कल हमने कॉन्ग्रेंट के बारे में चर्चा किया था, आज समरूप और कॉन्ग्रेंट दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं या कैसे हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, पहले ये चीज़ हमें समझना जरूरी होगा कि हम समरूप किसे कहते हैं और समरूप के बारे में हम क्या जानते हैं और किस किस फिगर को, किस किस आकृति को हम समरूप कहेंगे और किस किस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। बच्चों, पहले ये तो समझना जरूरी होगा कि क्या आपने जो कल कॉन्ग्रेंट समझा था, क्या आपने कल कॉन्ग्रेंट समझा था, उस कॉन्ग्रेंट को आप आसानी से समझते हैं या नहीं समझते हैं। थोड़ा सा उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये है, इसका नाम क्या है? समरूप। क्या है नाम बच्चा? समरूप नाम है। और समरूप को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं और बेहद ढंग से समरूप समझेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये है समरूप। समरूप, पहले हम समरूप समझेंगे। समरूप होता क्या है? यानी वैसी दो ज्यामितीय आकृति जिसके माप जो होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो आकार होंगे वो एक जैसा होंगे। आकार कहे तो अगर दो वृत्त है तो दो वृत्त होंगे, दो आयत हैं तो दो आयत कहेंगे, दो वर्ग है तो दो वर्ग कहेंगे, या हम ये कहें मिला जुला के कि इनके जो माप होंगे, इनके माप में सिर्फ डिफरेंस आएंगे। बस इस चीज को समझना है। अगर हम कह दें कि आपके पास जितने भी वृत्त हैं, क्या वृत्त वो सर्वांगसम या समरूप है, तो आप कल के क्लास में एक चीज याद कीजिएगा कि सर, अगर वो वृत्त का त्रिज्या अगर समान माप का होगा तब तो हम सर्वांगसम कहेंगे, अगर वो समान माप के नहीं होगा तब तो हम उसे क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं समरूप, ठीक है। आप इसके नाम से वाकिफ होंगे जिसका नाम में है सम रूप। सम मतलब होता है एक जैसा, रूप मतलब जिसका एक जैसा रूप हो, एक जैसा आकार हो, ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि समरूप तो हम समझ रहे हैं और इसका एक जैसा जो आकार है, और इस समरूप में बस एक चीज का डिफरेंस है जिसका माप। क्या है बच्चों? माप। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? साइज। क्या बोलते हैं हम लोग? साइज। इसका साइज का सिर्फ डिफरेंस होता है, बाकी अगर मिला जुला के देखा जाए तो सारा चीज वही है जो आपका हमने कॉन्ग्रेंट के बारे में बात कहा था। तो बच्चों, पहले हम ये समझेंगे कि अगर हम कह दें कि ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या ये दो त्रिभुज जो ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर इसका जो आकृति है, जो रूप है वो एक जैसा है। मतलब ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, लेकिन अगर माप की बात कहें तो माप इन दोनों में क्या है? अंतर है। तो पहले अब हम समझने के प्रयास करेंगे कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल कैसे डिनोट होता है। जैसे हमने कल जो इस सिंबल के बारे में बात किया था, ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। अच्छा, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप, ठीक है। तो आइए पहले हम समरूप का कुछ कंडीशन देखते हैं। हमने बोला कि दो ज्यामितीय आकृति जिसका आकार एक जैसा हो और माप जो होता है वो अलग अलग होता है, और वो माप क्या होता है बच्चा? भिन्न भिन्न होता है। मतलब वो माप जो होंगे वो माप बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले अब हम इसमें समझेंगे कि इसका जो हमारे पास दो फिगर है, ठीक है, हमारे पास दो फिगर है। एक तो फिगर हमने ये ले लिया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। और हमारा जो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा ये बन गया। जैसा समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक जैसा दिख रहा है। अभी हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये दो त्रिभुज है वो समरूप है या सर्वांगसम है, ठीक है। आइए तो पहले इसका हम नामकरण करते हैं। इसके ए हो गया, ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? सी, ये क्या हो गया? डी, ये क्या हो गया? ई, और ये क्या हो गया? एफ हो गया, ठीक है बच्चा। तो अब हम उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे कि इसका जो साइज है, इसका जो एंगल है, अब इसे इस एंगल को इस एंगल के साथ दिखाएंगे, इस एंगल को इस एंगल के साथ दिखाएंगे। अब हम जो दिखाना चाहते हैं
या जो हम ये 3 लाइन 2 लाइन बना रहे हैं, तो ये 3 लाइन 2 लाइन एक ही चीज को ये इंडिकेट करता है, जिसका नाम है क्या पता है? संगत, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी संगत भाग, संगत अंग। ठीक है, तो आइए पहले अब हम समझते हैं कि हमारा जो यहाँ पर 2 त्रिभुज है, हमारा यहाँ 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो हमारा है ए बी क्या सी, और एक त्रिभुज हमारा क्या है? डी ई एफ। क्या है बच्चा? डी ई एफ है। जरा हम समझेंगे ध्यान से। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं। तो ये हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया एबीसी और एक त्रिभुज हो गया क्या? डी ई एफ। ठीक है, और ये त्रिभुज सर्वांगसम ना होकर क्या है? समरूप। जो आप ये सिंबल देख रहे हैं बच्चा, ये सिंबल जो है आपका एक समरूप को एक सूचित करता है, इंडिकेट करता है। जैसे आप लाल बत्ती गाड़ी पर, जैसे रोड पर हम ट्रैफिक देखते हैं तो लाल बत्ती सिग्नल करता है कि आप बाइक को रोक सकते हैं या रोकना है। ठीक है, तो यही सिंबल आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो सिंबल है वो दोनों त्रिभुज क्या है? आपके समरूप है। तो समरूप है, तो इसमें 2 केस होते हैं, 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि इसका जो संगत कोण होता है, ध्यान दीजिएगा, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होता है। संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। संगत कोण कहे तो अब हम, अगर हम संगत कोण कहें तो ए का जो संगत कोण है बच्चा, ए का जो संगत कोण है, ये जो ए हो गया, ए का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। यानी ए का जो संगत कोण है वो क्या है? डी है। इसी तरह बच्चा अगर हम बी का संगत कोण कहें तो वो बी का संगत कोण कौन कहलाएगा? ई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ई कहलाएगा। यानी जो आप ये देख रहे हैं, ये सिंबल जो है वो आपको बी का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा? ई होगा। ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह बच्चा अगर ये आपका सी है, और जो सी का जो संगत कोण होगा, एंड जो सी का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा बच्चा? एफ होगा। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो सर्वांगसम है, सर्वांगसम में भी संगत जो कोण थे वो भी आपस में बराबर होते थे। लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी है? इसमें क्या प्रॉपर्टी है, जरा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या चीज थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो हम समझने थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा ठीक, अब हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंडीशन था, ये कंडीशन आपका सर्वांगसम में भी था और ये कंडीशन जो है आपका समरूप में है। बस एक चीज का अंतर है बच्चा, हमने पहले बताया था कि सर्वांगसम में जिसका सभी अंग आपस में बराबर होते हैं, और जो त्रिभुज में जो अंग होते हैं, जो टोटल अंग होंगे, जो कुल अंग होंगे, और कुल अंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब 3 कोण कह सकते हैं और 3 क्या कह सकते हैं? भुजा कह सकते हैं। जब 3 कोण और 3 भुजा सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे। लेकिन इसमें क्या है? ये समरूप है। क्या बच्चा? समरूप है। ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों जो आकृति है, ये आकृति हमारा समरूप आकृति है, और समरूप आकृति में जो संगत कोण होते हैं वो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा केस है, ये दूसरा केस थोड़ा समझने वाली बात होगी कि इसमें जो ये भुजा, ठीक है, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और इस त्रिभुज का ये भुजा मतलब क्या? बी सी, ठीक है, और इस त्रिभुज का ये भुजा ई एफ, ठीक है, और इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, ये आपका सी ए है। क्या है? सी ए है। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका क्या हो गया? सी ए, और ये जो है आपका क्या है? एफ टी है। तो अब हम समझेंगे कि इसका जो संगत भुजा होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं, यानी कि जो संगत भुजा होंगे, जो संगत भुजा होंगे, संगत भुजा जो होंगे वो समानुपातिक होता है, समानुपातिक, ठीक है, समानुपातिक होते हैं। जरा अब हम समझेंगे समानुपातिक होते हैं। तो बच्चा पहले हम ये चीज को समझ लिए हैं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, और ये जब तक ये दोनों कंडीशन वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये त्रिभुज हम सर्वांगसम नहीं कहें, सॉरी समरूप नहीं कहेंगे। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि किस टाइप का फिगर समरूप होंगे और किस टाइप का फिगर क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। बच्चा हम इसमें एक पॉइंट हम और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें हम एक पॉइंट नोट करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सभी सर्वांगसम आकृति, सभी सर्वांगसम आकृति, सभी सर्वांगसम
सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, समरूप होते हैं या होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, नहीं है कि सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चा पहले आपको ये समझना होगा, चाहे तो आप इस स्लेट को पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे हमने लिखवाया है। हमने क्या लिखवाया है आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी सर्वांगसम जो आकृति होती है वो समरूप होती है। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर ये दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम है तो क्या समरूप होगी, हाँ या ना, तो बोलिएगा हाँ, वो सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है वो समरूप होती है। लेकिन ये बच्चा ये जरूरी नहीं होती है कि जितने भी आपके पास समरूप आकृति है वो सर्वांगसम होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दो कंडीशन आपके लिए बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पहला तो इंपोर्टेंट ये हो जाता है कि इसका सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये सर्वांगसम में भी होते हैं। दूसरा कि इसका जितना भी भुजा होता है वो भुजा समानुपातिक भुजा होता है, मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो ये जो समानुपातिक मतलब समान प्लस अनुपात, ठीक है, वो रेशियो में होगा। और लेकिन वो क्या था, उसके संगत भुजा आपस में बराबर था। इसमें भी संगत जो भुजा होंगे समानुपातिक होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस स्लॉट आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, आप क्वेश्चन को समझते हैं। आइए तो ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा इसको दो पार्ट में इसको बांट दे रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट में इसको बांट दे रहे हैं, दो पार्ट में इसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पहला कि हम जो फिगर लेंगे, अगर हम कह दिए कि हमारे पास दो वृत्त हैं, हमारे पास दो वृत्त हैं, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये R1 हो गया, और एक जो ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है ये भी 6 सेंटीमीटर R2 हो गया। तो आप कहोगे क्या कि यहाँ का दोनों जो त्रिज्याएं हैं वो 6 सेंटीमीटर है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वृत्त होंगे, वो दोनों जो वृत्त होंगे ये आपका क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे बच्चा। तो आपके मतलब दिल और दिमाग में यही कहता होगा कि सर जब ये दोनों आकृति अगर वो सर्वांगसम है तो ये आप मान लीजिएगा कि ये भी समरूप आकृति होंगे। अगर वो सर्वांगसम है तो समरूप होंगे। लेकिन अभी हम आपको एक एग्जांपल और ले चलते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये कंडीशन जो था, ये फर्स्ट कंडीशन था, हमने वृत्त पे लिया कि ये जो आकृति है सर्वांगसम है, तो क्या वो समरूप होंगे, दम समरूप होंगे। मैंने अभी नोट में लिखवाया, चाहे तो आप पीछे स्लाइड करके देख सकते हैं। अभी हम एक और बता रहे हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चा। तो अभी हम आपसे पूछेंगे, जरा सा बताइएगा। देखिए आप एक चीज हम बता देते हैं कि ज्यामिति एक ऐसा पार्ट होता है पूरे गणित का कि इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बेहद ढंग से सीखें और जानें तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम आए थेल्स का प्रमेय सिखाएं, थेल्स का प्रमेय आपने प्रूफ किया, क्वेश्चन बनाया, बस वहीं तक सीमित है, तो ये बात क्या है, 100% गलत है। तो आइए हम बताते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम और ले चलते हैं। ये हो गया डी और ये क्या हो गया एफ, ठीक है बच्चा। ये मान लीजिए कि ये है 5 सेंटीमीटर, हमने भी माना चलो भाई 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो हमने भी माना 6 सेंटीमीटर है। अगर हमने ये माना 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमने माना क्या 4 सेंटीमीटर है। अगर हमने इसे माना 70 डिग्री तो ये भी मान लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है। अगर इसे मान लेते हैं हम लोग 50 डिग्री तो इसे भी मान लेते हैं क्या 50 डिग्री। तो आप इसमें क्या नोटिस किए होंगे कि इसका जो संगत भुजा है सभी आपस में बराबर है, लेकिन इसका संगत जो कोण है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो आप जरा सा समझिएगा बात को, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि बेटा ये बताओ कि ये जो दो त्रिभुज लिखे हैं, ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज क्या है DEF है, क्या ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो आप कहोगे कि हाँ सर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है। इसके पीछे कुछ नियम भी होते हैं, क्या नियम है
तो नियम यहाँ पर साफ झलक रहा है कि इसका जितना भी संगत भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, जैसे, और इसका जितना भी संगत कोण होगा वो इट मस्ट भी कि आपस में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तब तो सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि सर ये जब दो फिगर सर्वांगसम है तो दोनों फिगर क्या होंगे, समरूप होंगे। चलो अब हम चलते हैं, लेकिन यार ध्यान देना कि समरूप और सर्वांगसम, ठीक है, नाम मिलता जुलता है। अब आते हैं हम एक वृत्त ये ले लिए और एक वृत्त ये ले लिए, ठीक है। आपको लगेगा कि ये दोनों वृत्त हैं, दोनों वृत्त हैं, मैंने क्या कहा, समरूप, मतलब जिसकी आकृति एक जैसा लेकिन माप एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो त्रिज्या ये मान लेते हैं इसे 2 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या इसे मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। आपको समझ में आएगा कि R1 जो है वो 2 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये दोनों आकृति जो है वो क्या है, समरूप है। और क्या अगर ये दोनों आकृति अगर समरूप हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या दोनों आकृति सर्वांगसम होंगे? नहीं, ये सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका रूप तो एक जैसा है लेकिन माप एक जैसा नहीं है। अगर रूप एक जैसा है तो माप पर हम नहीं जा सकते हैं, माप भी चेक करना पड़ेगा बच्चा। लेकिन हाँ, अब अगर हम पूछे कि ये बताइए कि अगर एक वृत्त है और एक त्रिभुज है, क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है या समरूप है? हम बोलेंगे इन दोनों में से कोई भी दो आकृतियों में से न तो सर्वांगसम है और ना ही क्या है वो आपका समरूप है। उसका रीजन है कि हमारे पास जो ये दोनों आकृति दिए हैं, ये दोनों आकृति क्या है, असमान आकृति है, नॉन सिमिलर फिगर है, वो एक जैसा फिगर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ना तो हम क्या बोलेंगे, ना तो इसको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे और ना ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप कहेंगे। तो हमें मतलब ये समझ में आया कि अभी हमने जितने भी समझाया हमने वहां तक प्रयास किया ताकि आप लोग इसको ठीक ढंग से समझ सके। तो बच्चा अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पर। आप मुझे आशा और विश्वास है और हम कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ले चलते हैं 6.1 का और दिखाते हैं कि समरूप और सर्वांगसम में अभी तक आप कितने समझे हैं और कितना जाना है। तो आइए हम बताने के थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, तो अभी हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो फाइल खुले हैं ये आपके एनसीईआरटी के ही फाइल हैं, ठीक है। ये कोई दूसरा बुक का तो फाइल है नहीं। देखिए ये एक चीज आप ये ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको और जूम करते हैं, ठीक है ना। देखो ये पहला लाइन जब पढ़ोगे अपने बुक में, देखो हमने इस चैनल पर एक बार नहीं जब आया है मैंने एक लाइन बोला है कि आप एनसीईआरटी बुक को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बता देते हैं, आप जितना भी एग्जाम दोगे वो एनसीईआरटी को छोड़कर स्किप नहीं कर सकते हो। सोचोगे कि हम एनसीईआरटी पढ़कर और दूसरा बुक दो, दूसरा बुक भी बनाना, क्वेश्चन बनेगा, और एनसीईआरटी बनाओगे तो क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए बताते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमने क्या बोला कि दो असमान आकृति कभी भी समरूप नहीं होते हैं, उसके पीछे रीजन है। अच्छा ये बताइए, जब दो आकृति एक जैसा नहीं होगा तो फिर हम माप ढूंढ नहीं सकते हैं, और जब माप नहीं ढूंढ सकते हैं तो ना उसमें सर्वांगसम में काउंटिंग कर सकते हैं ना उसमें समरूप। ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में, देख सकते हैं ये जो प्रश्न दिया है कि क्या क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, वो नहीं हो सकते हैं। फिर पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं, आप बताइए क्या हो सकता है। एनसीईआरटी का आप खोलिए पेज, लेकिन हमारा आदत क्या है कि एनसीईआरटी का हम चैप्टर ना खोलकर जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट को ना पढ़कर डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। और हमारे लिए वो सबसे बड़ा गलती वही होती है कि हमको कोई गाइडलाइन नहीं करता है, हमें कोई बताता नहीं है कि बुक को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होते हैं। तो क्वेश्चन वो निकालना हमारे लिए चाहे तो सबसे वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं। तो अब ये आप सोच सकते हैं हम दोनों में कहेंगे नहीं, बोल रहा है कि इन आकृतियों को देखने से मात्र आप प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं, स्पष्ट है, आप दे सकते हैं। देखो यहाँ पर दो तरह का ट्रेपीजियम है,
ठीक है, दो तरह का समलंब है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप इसे ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं या तो सिंपल चतुर्भुज भी कह सकते हैं। हम इसे चतुर्भुज ही नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रेपीजियम, इसका हम इसे समलंब चतुर्भुज नाम नहीं देते हैं। हम बोलते हैं भाई ये चलो ये क्या है, सिंपल एक चतुर्भुज है। तो आप जब इन दोनों चतुर्भुज को देखोगे तो तुम्हें एक चीज दिखाई देगा कि दोनों चतुर्भुज ही हैं, लेकिन एक चतुर्भुज छोटा है और एक चतुर्भुज क्या है, बड़ा है। जहां छोटा बड़ा का कनेक्शन आ जाए, देखो सर्वांगसम और समरूप में बस एक लाइन याद कर लेना कि जब दोनों आकृति पूर्णतः आपस में ढक ले, जब दोनों आकृति पूर्णतः आपस में ढक ले तो सर्वांगसम होंगे, जब दोनों आकृति पूर्णतः आपस में न ढके तो सर्वांग मतलब समरूप या वो समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। आइए, तो अब ये क्वेश्चन दिया है कि आपको लगेगा कि ए भी है और ए भी है, तो इसलिए बोला है समरूपी अप्रतीत होते हैं, वो एक जैसा दिखता है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को आगे की ओर ले चलते हैं। आइए हम बताते हैं। तो इसमें हमने बता दिया कि आकृति समरूपता के लिए परिभाषित की जा सकती है। आप देख सकते हैं आपके पास 3 ताजमहल है। यहां पर आप चाहें तो देख सकते हैं आपका कितना ताजमहल है, 3 ताजमहल है। क्या बच्चा आपको लग रहा होगा कि ये 3 ताजमहल है, तो 3 ताजमहल में से पहला ताजमहल एक ये हो गया, एक ये हो गया, सेकेंड नंबर का ये हो गया और थर्ड नंबर का ये हो गया। आप जब इसे ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको क्या लगेगा कि सभी तो ताजमहल है, सभी ताजमहल हैं। देखो एक वर्ड होता है सभी, है ना, दो समान वृत्त सर्वांगसम हो सकते हैं, क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे, हमारा क्वेश्चन ये है। तो आप कहो कि नहीं, नहीं हो सकता है। आपके पास देखो, मुझे पता है कि ताजमहल पूरे विश्व में एक ही ताजमहल है ना। हाँ, भले ताजमहल का कोई छोटा बना दे, बड़ा बना दे या छोटा मोटा उसका नमूना बना दे, हम नमूना बने जाते हैं। हमारे पास 3 फिगर बने हैं, पहला फिगर, दूसरा फिगर और क्या बना है, तीसरा फिगर। लेकिन इस 3 फिगर को जब आप समझोगे, तीनों में ताजमहल है, लेकिन क्या तीनों का साइज जो है, तीनों का जो माप है, वो माप क्या है, अलग अलग है। अब समझ गए। समरूप एक जैसा आकृति, लेकिन माप एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो माप एक जैसा नहीं है, समरूप एक जैसा है और रूप एक जैसा है, तो समझिए वो समरूप है। तो मुझे पता है कि ये जितने भी आकृति आप देख रहे होंगे, ये सारे, देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक लाइन जोड़ा भी है। आप देखो यहाँ पर लिखा है क्या, भिन्न भिन्न अमाप, भिन्न भिन्न अपमाप, मतलब अमाप मतलब क्या, माप नहीं, अमाप मतलब जिसका माप अलग अलग हो। वही बात है, ये ताजमहल था, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये समरूप है। तो आपको लग रहा है कि सर आप इतना समरूप पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, समरूप आखिर इतना जानने से क्या फायदा। तो बच्चा मैं बता देता हूँ, जो चैप्टर आने वाला है ना, जो चैप्टर आने वाला है, पूर्णतः आप समझ लीजिए कि वो सर्वांगसम और समरूप पर ही टिका हुआ है। तभी क्वेश्चन का जवाब देने में तभी मजा आता है, कोई भी आप बुक से प्रश्न उठाइए और बनाने का तभी मजा आता है जब तक पूरा आप उस कॉन्सेप्ट को निचोड़ कर नहीं पढ़े हो। ठीक है, आइए तो यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे आप, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक 10 वर्ष का लड़का है और एक 40 वर्ष का कोई व्यक्ति है। तो दोनों ही व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों का माप क्या है, अलग अलग है। दोनों ही व्यक्ति क्या है, दोनों का माप अलग अलग है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम समरूप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों व्यक्ति का साइज अलग है और दोनों व्यक्ति का रूप भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमारे सामने अगर चंदन सर और हम एक जैसा खड़ा हो जाए, तो दोनों व्यक्ति हम लोग एक जैसा दिखेंगे ना, लेकिन क्या दोनों का रूप भी अलग है, माप भी अलग है, क्या उसे समरूप कहेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर दोनों तो आप लोग हैं, आदमी है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन दोनों का जो रूप है वो अलग अलग है, माप भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आप समझ गए होंगे चीज को। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये हम हो गए, ये हम हो गए और ये हो गए क्या, चंदन सर। तो दोनों का आकृति और दोनों का क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, आइए चलिए बताते हैं। चलिए थोड़ा सा हम अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब हम जो बताने वाले हैं, थोड़ा सा उस चीज को अब हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न की ओर ढूंढते हैं और ले चलते हैं, हम आपको प्रश्न की ओर ले चलते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैंने इसी चीज को आपके नोटबुक लिखवाया था। हमने क्या लिखाया था, आप ध्यान दीजिए, इसको आप छोड़िएगा मत, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये एग्जाम में भी आता है कि समरूप आकृति होने का शर्त लिखें, और कितने शर्त होते हैं, तो देयर आर 2 कंडीशन, बस 2 ही कंडीशन हो सकते हैं सिमिलर होने का। पहला कंडीशन तो दिया है कि इसका संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसका जो संगत भुजा है
ये क्या होते हैं, समानुपात होते हैं, समानुपातिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है पहला कंडीशन, एग्जाम में आने वाला में क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बहुभुज समरूप होते हैं तो इनके कंडीशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप कंडीशन लिखिएगा कि उनके सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि उनके सभी संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। देखो हम फिर बताते हैं, चाहे हम जहां से पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी टीचर जहां से पढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी को स्किप करके पढ़ाता होगा। हाँ, भले एनसीईआरटी को छुपा देता होगा और दूसरे बुक को लाता होगा, लेकिन एनसीईआरटी जो बुक में जो कंटेंट देता है, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वही कंटेंट आपके लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन पर चलेंगे, 6.1 पर चलेंगे। थोड़ा 6.1 की ओर थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से चाहे तो देख सकते हैं। अगर हम पूछे कि ये दोनों त्रिभुज है, सॉरी दोनों चतुर्भुज है, आपको दोनों चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? आप अगर शुरू से देखें तो अगर हम बोले कि हमारे पास जो चतुर्भुज है क्या है, एक है ए बी सी डी, ठीक है, हम एक चतुर्भुज बना दिए और एक चतुर्भुज जो है हमारा कौन सा है, पी क्यू आर एस। क्या है बच्चा, पी क्यू क्या है, आर एस। तो ये भी एक चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज पूछ रहा है कि समरूप है। तो समरूप है तो इसका दो कंडीशन हम आपके सामने लिख रहे हैं। पहला कंडीशन जब देखोगे बच्चा तो यहाँ पर एंगल ए, तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल पी होगा। तो हम चेक करते हैं कि एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर एंगल ए 105 डिग्री है तो पी भी कितना है, 105 डिग्री है। चलो भाई 105 डिग्री है। दूसरा, अगर जितना बी होगा उतना ही कौन क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, जितना बी होगा उतना ही क्यू होगा। हम चेक करते हैं कि अगर बी 100 डिग्री होगा तो क्यू भी हमारा क्या होगा, 100 डिग्री होगा। चलो ये भी तुम्हारा 100 डिग्री हमने लिख दिया। याद करना, एंगल को, कोण को किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। आया समझ में, डिग्री में उसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसी तरह कौन सी का जो पूरक, कौन सी का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। जरा हम देखते हैं कि अगर सी 70 डिग्री है तो फिर आर भी हमारा कितना है, 70 डिग्री। आपने इसमें क्या इमेजिनेशन किया हम बताते हैं। और यहाँ पर डी क्या है, डी, अगर यहाँ पर डी का संगत कोण कितना होगा, एस होगा। कितना होगा, एस होगा। तो बच्चा जरा ध्यान समझिएगा, डी का जो कोण है 85 है तो एस का भी कितना है, 85। तो जरा सा समझने वाली बात यह है, जरा सा समझने वाली बात यह है, आप देख रहे होंगे कि रूप तो एक जैसा है, रूप अभी भी कर एक जैसा है, लेकिन माप में इसका डिफरेंट आएगा। तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर माप कैसे अलग अलग है, यहाँ कौन तो एक जैसा दिया है, कौन तो इक्वल है। नहीं बच्चा, अब हम तुमको जो बताने वाले हैं वही एक अंतर सर्वांगसम में और वही एक अंतर समरूप में क्या करता है, अलग करता है। सर्वांगसम का जो संगत भुजा होता है ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में जो क्या भुजा जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, समानुपातिक होते हैं। वो एक ही अनुपात में होते हैं और सबका अनुपात क्या होंगे, एक जैसा होंगे, मतलब बराबर होंगे। तो आप अनुपात कहेंगे तो आप समझ लिए कि ए पी बी क्यू सी आर डी और क्या एस। तो लेकिन अब हम चलते हैं भुजा ए बी। अगर हम ए बी कहें तो ए बी का जो अनुपातिक भुजा होगा क्या होगा, 3। ए बी क्या होगा, पी क्यू। चलो लिख लेते हैं पी क्यू, मतलब ये कितना है 1.5 और ये कितना है 3.0। ठीक है, चलो भैया अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम इसको काटेंगे भी तो 1/2 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इसी तरह चलते हैं बीसी। क्या चलते हैं, बीसी, और उस तरह चलते हैं क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, बीसी हमारा कितना है 2.5, कितना है 2.5, और हमारा क्यू आर कितना है 5.0, क्या है 5.0। नेक्स्ट, अगर सी डी क्या है, सी डी, अगर हम सी डी कहते हैं तो उस तरह क्या है हमारा आर एस, क्या है आर एस है। तो सी डी हमारा कितना है, सी डी हमारा कितना है 2.4, कितना है 2.4 या 2.4 कह सकते हैं। और हमारा जो आर एस है वो कितना है 4 डेसिमल कितना है 8 है। ठीक है बच्चा, और नेक्स्ट जो हमारा डी ए है वो डी ए कितना है 2 सॉरी डी ए, और यहाँ क्या है एस पी। तो डी ए हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया है 2.1 और इसमें क्या दिया है 4.2। जब तुम इसका सबका देखो डेसिमल से डेसिमल कट गया,
डेसिमल से डेसिमल कट गया, सब डेसिमल से डेसिमल आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। मैंने डेसिमल से डेसिमल को क्या किया, एलिमिनेट किया। लेकिन जब सब तुमको यहाँ पर जब देखोगे तो 1 यहाँ पर 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो आपने क्या एनालिसिस किया कि सबका जो रेशियो है क्या है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो हमारा जो कंडीशन था कि जो समरूप आकृति होते हैं उनके संगत कोण बराबर है। हमारा जो दूसरा कंडीशन था कि समरूप आकृति के जो भुजा होते हैं वो एक ही अनुपात में होते हैं, समानुपातिक होते हैं। समान अनुपातिक मतलब एक ही अनुपात में होंगे, लेकिन सबका अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो बच्चा, हम ये विश्वास करते हैं कि अभी हमने जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेकर मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और बताया। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना और ध्यान से क्या करना है, सीखना है। ये ज्यामिति है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये कोई वगैरह चैप्टर नहीं है, ठीक ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। मुझे आशा और विश्वास होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखो, ये जो अभी हमने कैटेगरी बताया था, यही कैटेगरी देखो इसी पर ये मैच कर गया, इसी पर ये मैच किया हुआ है। अब देखो ना, संगत कोण बराबर, यहाँ भी वही चीज दिया है। चलो ठीक है, तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि ये जो अभी हमने समझाया है ये आप लोगों को क्लियर टू कॉपी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हमने समझा दिया। तो यहां से एक मिनट, ये अभी ये लिखा हुआ है, हमने यहां से बताया, ठीक है। हम देखो क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप ये कतई मत सोचना कि क्वेश्चन डायरेक्टली चैप्टर से पूछते हैं। चैप्टर क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर वो आपका एग्जाम्पल से भी पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन चाहे तो वो आपका जो ये लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए, तो अब हम थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। ये 2 वर्ग हैं, दोनों वर्ग आपको एक जैसा दिख रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको एक डिफरेंशिएट कर रहा है माप। अगर माप अलग अलग हो गया और आकृति एक जैसा है तो समझ लीजिएगा समरूप है। अगर आकृति एक जैसा है, माप भी एक जैसा है, वो सर्वांगसम है, और सर्वांगसम होगा तो समरूप होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, तो अब हम थोड़ा सा 6.1 की ओर चलते हैं। हमारा 6.1 जिसका मुझे इंतजार था वो 6.1 अभी आ चुका है, और देखो कितना ये अच्छा है। बेचारा कहाँ गया, हाँ ये लिखा है। आप चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि कोष्ठकों में, यहाँ जो कोष्ठक दिए हैं, यहाँ पर 2 कोष्ठक है भैया, है ना। एक छोटा कोष्ठक होता है, एक कोष्ठक होता है, एक कोष्ठक होता है, एक कोष्ठक होता है। ये कोष्ठकों में है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा कोष्ठक किसे कहते हैं, तो ये भी हम आपको बताते चलते हैं, ठीक ना। आइए, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों, ये शब्द में लिखा गया है, का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। अब वही बच्चा रिक्त स्थान को भर सकता है कि ये लिखा है कि सर्वांगसम भरना है या समरूप भरना है। अब आपके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि सर अब हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अब हम जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ये क्वेश्चन आप पूरा तरह से ये पूछेगा आपसे, और ये जज करेंगे आप कि क्या आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझे या नहीं समझे। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ, पिछले 1.5 घंटा से मैंने एक ही 2 टॉपिक पर चर्चा किया है, जिसका नाम है सर्वांगसम और क्या नाम है, समरूप। और उस 1.5 घंटे के बाद मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी वृत्ति और सभी वृत्त, ऑल सर्कल्स आर, ये होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। मैंने कहा ना कि जहां भी सभी का नाम रख देगा, ठीक ना, तो वहां सर्वांगसम वर्ड कभी मत जोड़िएगा। क्यों, आइए बताते क्यों मत जोड़िएगा। आपके पास एक वृत्त ये भी है, 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 और एक वृत्त ये भी है। आपने क्या नोटिस किया, सभी वृत्त नाम रखा है क्या, समान वृत्त ना, समान वृत्त नहीं, सभी वृत्त कहा है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सर, आप समझ सकते हैं कि सभी एक ऐसा वर्ड है
और समान। समान एक ऐसा वर्ड है कि ये कितना भारी भरकम बन सकता है। सभी कह रहा है कि हम समरूप को ले जाएंगे, समान कह रहा है कि हम भाई सर्वांगसम को ले जाएंगे, ठीक ना। तो आइए अब आपका, आप तो समझ गए होंगे सभी वृत्त, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, इसका सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या अलग अलग त्रिज्या है, क्या है, अलग अलग क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो जिस त्रिज्या का माप अलग अलग हो, अमाप माप हो, उसका माप आपको पता नहीं है, तो उस फिगर को हम कभी भी सर्वांगसम नाम नहीं देंगे, और हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, समरूप। क्या बनेगा, समरूप। तो बच्चा हम विश्वास करते हैं कि हमने जो विश्लेषण किया है, हमने जो एनालिसिस करके जो क्वेश्चन को बताया है, आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहद ढंग से समझ रहे होंगे। देखो अब समस्या ये है, पढ़ना आपको है, समझना आपको है, ना समझे इसको आप स्किप कर सकते हैं, चाहे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, हम हद तक बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप पिछला वीडियो और इस वीडियो को पिछला भाग आपको पढ़ना अति आवश्यक होगा, तब जाकर इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये तो सिर्फ पहला क्वेश्चन था, आइए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये एक ऐसा है कि लिखा है सभी वर्ग, फिर वही बात आ गया, समान वर्ग नहीं कह रहा है, सभी वर्ग, ऑल स्क्वायर, सभी वर्ग। तो मैंने वही बोला, एक वर्ग छोटा, एक वर्ग बड़ा, फिर उससे बड़ा। मान लो हमारे पास एक वर्ग ये हो गया, 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 सभी वर्ग। तो सभी वर्ग कैसे होंगे, सर्वांगसम या समरूप। तो आपका एक ही मन में बात चलेगा कि सर इसका जो आंसर सही आंसर होना चाहिए वो सर्वांगसम नहीं क्या होगा, समरूप होगा। सर आप ये बताइए कि अगर वो फिगर सर्वांगसम होता तो समरूप होता, बेशक वो सर्वांगसम होगा तो समरूप होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो समरूप होंगे वो सर्वांगसम होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, समरूप। क्या होगा, समरूप। अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट, सभी। सभी, वाह क्या क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें दोनों पार्ट को जोड़ दिया है, आप समद्विबाहु को भी और समबाहु को भी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन चाहे तो हम आपको होमवर्क भी दे सकते हैं, और क्वेश्चन देखो होमवर्क दे देंगे तो आपके दिमाग में दो चीज चलेगा, या तो डायरेक्टली आप आंसर दे के बता सकते हैं, या आप कॉन्सेप्ट से समझ के बता सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या लिखा है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपके पास दो त्रिभुज है, समद्विबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो गो भुजा, जिस त्रिभुज का दो प्रत्येक कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। तो आपके दिमाग में चलेगा सर दो जब भुजा बराबर होते हैं तो इनके अपोजिट जो साइड होंगे, अपोजिट जो भुजा होंगे, सम्मुख जो भुजा होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ठीक है, तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा होगा, समद्विबाहु या समबाहु। आप समबाहु कहोगे या समद्विबाहु कहोगे, देखो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, समबाहु। समबाहु में सभी बच्चों को पता है, अगर नहीं भी पता हो तो जान लीजिए, क्लास 9th में पढ़ना था कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और समबाहु त्रिभुज में जब सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। थोड़ा सा इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, समबाहु होगा। और नेक्स्ट जो हम चलते हैं, लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, बराबर। और जो संगत जो भुजा होंगे वो क्या होंगे, समानुपाती। तो पहला में क्या जाएगा, बराबर, और दूसरा में क्या जाएगा, समानुपाती। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और ये देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर खत्म हो जाएगा, फिर कल से हम लोग थिल्स की ओर चलेंगे, ठीक है। तो बताइए कि निम्नलिखित समरूप, ये निम्नलिखित जो फिगर है ये समरूप है या नहीं है। देखो बच्चा अभी हम यही क्वेश्चन को अभी जस्ट बताकर आया है, यही इसी क्वेश्चन को बताकर आया है। तो हम आपको ये क्वेश्चन जो होंगे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो होंगे आपके होमवर्क होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको दो एग्जाम्पल देना है, किसका,
समरूप आकृति का, और 2 एग्जाम्पल ऐसा देना है जो समरूप आकृति नहीं है। मतलब सिंपल। देखिए अगर हम पूछें कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो देखो एक वर्ग और एक वृत्त, ये समरूप आकृति नहीं है। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल हो गया, एक त्रिभुज और एक वर्ग, ये समरूप आकृति नहीं है। ठीक है, समरूप आकृति क्या होगा, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, 2 असमान आकृति, मतलब जिसका माप अलग अलग हो, एक छोटा सा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, ये समरूप आकृति होंगे। और ये समरूप आकृति क्या होंगे, और ये जो आपका होगा, आपका ये क्या होंगे ये जो आपके होंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप आज हमने क्या पढ़ा, पहला ये पढ़ा हमने समरूप के बारे में बताया क्लियरली, कैसा क्या समरूप होता है, क्या इसके प्रॉपर्टी होता है। दूसरा हमने बताया इसका पूरा कंडीशन, जो बोर्ड पर हमने किताब के बारे में चर्चा की है, ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन, और ये फोर्थ कंडीशन हमने इसका एक एक एग्जाम्पल दिया, समरूप होने का क्या शर्त होते हैं इसका एग्जाम्पल दिया, और ये लास्ट है और यही था, हमने एग्जाम्पल दिया आप भी बुक के। तो देखो बच्चा, हमें विश्वास और पूर्ण विश्वास है कि आज का जो सेशन होगा, आज का जो सेशन जो सेशन चला है, वो आपको बहुत ही मजा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप समझे होंगे, और हम आशा करते हैं कि आज का सेशन यही बंद करते हैं, और आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जैसे चंदन सर कहते हैं, और उनसे हम भी सीखे हैं, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और साथ में हम भी हंसेंगे मुस्कुराएंगे, और आप पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहिए। थैंक यू।